गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता दादीश फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आज सीपीसी में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है टेम्पररी इंजंक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑर्डर 38 ऑलरेडी ले चुके हैं और उसमें हमने डिस्कस किया था अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। आज हम ले रहे हैं ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन इज एन स्टे ऑर्डर। ओके, कोर्ट जो है पार्टी को कोई काम करने के लिए टू डू एनी एक्ट या कोई काम नहीं करने के लिए रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट क्या करती है? ऑर्डर पास कर सकती है। इसे बोलते हैं हम टेम्पररी इंजंक्शन। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी जो एक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव एक्ट के लिए पास किया जा सकता है या फिर नेगेटिव एक्ट के लिए भी पास किया जा सकता है। नेगेटिव एक्ट इट मीन्स नॉट टू डू एनीथिंग। ओके, तो एग्जाम्पल से आपको ब्रीफ में समझाती हूँ मैं। मान लीजिए अगर एक प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है वेदर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए और बी। तो सपोज प्रॉपर्टी का जो अभी पोजेशन है वो ए पार्टी के पास है और उस केस में बी जो है वो इंजंक्शन ऑर्डर ले सकता है। किस बात के लिए? कि ए को अभी रोका जाए कि वो इस प्रॉपर्टी पर जब तक कि फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाए वेदर दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए और बी, तब तक ए जो है उस प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। तो ये नॉट टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया है? ये इंजंक्शन हो गया है। ठीक है, इंजंक्शन के अब हम लेते हैं काइंड्स ऑफ इंजंक्शन। दो तरीके का इंजंक्शन हो सकता है। वन इज टेम्पररी इंजंक्शन और अदर इज परमानेंट इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो सीपीसी के ऑर्डर 39 में प्रोवाइडेड है। परमानेंट इंजंक्शन का प्रोविजन जो है वो हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसके सेक्शन 38 से 42 में दिखता है। टेम्पररी इंजंक्शन एज नेम शोज कि पार्टी को कुछ काम करने के लिए, कुछ काम नहीं करने के लिए टेम्पररी एक पर्टिकुलर टाइम तक रोका जाता है। कब तक के लिए? और ये इंजंक्शन टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर कब तक के लिए पास होता है? अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट, जब तक कि सूट फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाए या फिर जब तक कि कोर्ट का फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता है। ओके, तो इन दोनों केसेस में अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन का ड्यूरेशन रहता है। परमानेंट इंजंक्शन जो है इट मीन्स ये ऑर्डर पार्टी को एक स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए परमानेंटली रोक देता है। मतलब वो कभी भी वो एक्ट नहीं कर सकता है परमानेंटली। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर जब परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया जाता है तो ये एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल और आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज ऑफ द सूट तभी ये पास होगा, अदरवाइज नहीं। इट मीन्स जब फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा सूट का उस टाइम पे परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर पास होता है। टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो बिफोर डिस्पोजल ऑफ द सूट भी पास किया जा सकता है। ओके, ये हुआ एक तरीके का प्रकार। दूसरे तरीके से हम और बाइफरगेट कर सकते हैं इंजंक्शन को, प्रिवेंटिव, प्रोहिबिटिव या रेस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन। जब ऑर्डर जो इंजंक्शन ऑर्डर है अगर वो किसी एक्ट को करने के लिए या किसी पर्सन को कुछ काम करने के लिए रोकता है, रिस्ट्रेन करता है, तो ये कहलाता है प्रिवेंटिव, प्रोहिबिटिव या रेस्ट्रिक्टिव ऑर्डर। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होगा? जो पर्सन को कंपेल करता है ओके टू डू समथिंग, वो होगा मैंडेटरी ऑर्डर। अब हम देखते हैं ऑर्डर 39 का रूल 1 कि किन ग्राउंड्स पे टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है।
ओके। तो एफिडेविट के बेसिस पे कोई भी सूट जब चल रहा है तो एफिडेविट के बेसिस पे या किसी और तरीके से प्रूफ होने पर कोर्ट जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर 39 रूल 1 में 3 कंडीशंस पर पास कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन है व्हेन प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलिएनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट। अगर पार्टी को लगता है, सूट की पार्टी को लगता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो गलत तरीके से उसे क्षति पहुंचाई जाएगी या उसे बेच दिया जाएगा या उसे खराब किया जाएगा, तो क्या किया जा सकता है, या फिर डिक्री के एग्जीक्यूशन से पहले उसे रॉन्गफुली सोल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो है डिफेंडेंट वो थ्रेट करता है या फिर किस बात की थ्रेटनिंग देता है, धमकी देता है कि वो प्रॉपर्टी को, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के पर्पस से वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को बेच देगा। अगर मान लीजिए किसी क्रेडिटर्स उसने पैसा ले रखा है और उसकी प्रॉपर्टी को वो क्रेडिटर्स जो हैं वो अटैच करवा के अपना अमाउंट रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, तो वो क्या, अगर मान लीजिए उसका इंटेंशन ये है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को पहले ही बेच देता हूँ ताकि ये क्रेडिटर्स जो हैं वो मेरी प्रॉपर्टी से अमाउंट रियलाइज़ नहीं कर पाएँ, इस इंटेंशन से अगर वो धमकी देता है डिफेंडेंट कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा या फिर रिमूव कर देगा। तीसरी कंडीशन आ गई है, अगर डिफेंडेंट धमकी देता है प्लेंटिफ को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा या फिर प्लेंटिफ को इंजर करेगा। ओके, तो इन 3 कंडीशंस पे रूल 1 में टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है ऑन एफिडेविट और अदरवाइज। रूल 2 भी एक तरीके का ग्राउंड है। रूल 2 में प्रोवाइडेड है अगर ऑलरेडी इंजंक्शन ऑर्डर पास किया गया है तो वापस से रिपीट नहीं करे उसको, उस एक्ट को पर्सन, या फिर अगर मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर पास किया गया है, कोर्ट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर दिया है अंडर रूल 2, कोई सूट चल रहा है और उसमें पर्सन ने क्या किया है, उसे ऑर्डर दिया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करे, तो जो प्लेंटिफ है वो ये ऑर्डर ले सकता है कोर्ट से कि ये ब्रीच को कंटिन्यू नहीं करे, इसका टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर वो ले सकता है। सो कोर्ट को अप्लाई करेगा फॉर अ टेम्पररी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी। ओके, तो जो कोर्ट है वो एप्लीकेशन पर इंजंक्शन ऑर्डर ग्रांट कर देती है, लेकिन उससे कुछ कंडीशंस पे ऑर्डर पास किया जाता है कि उसे क्या करना होगा, सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा। और 5th ग्राउंड है वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस सो रिक्वायर्ड। तो न्याय हित में क्या कर सकती है, टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। तो रूल 1 और रूल 2 की अगर कंप्लाइंस नहीं होती है तो फिर हमें रूल 2A देखना होगा। रूल 2A डील्स विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ एन इंजंक्शन ऑर्डर। अगर इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया है और रूल 1 और रूल 2 की कंप्लाइंस नहीं होती है तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, प्रॉपर्टी ऑफ गिल्टी बी अटैच्ड। ओके, जो पर्सन डिसोबे कर रहा है ऑर्डर को, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा, अटैच कर लिया जाएगा, या फिर उसे सिविल प्रिजन का डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाएगा उसके अगेंस्ट, जो कि 3 महीने से ज़्यादा की अवधि का नहीं होगा। और अगर अटैचमेंट किया है उसकी प्रॉपर्टी का तो उसकी भी लिमिटेशंस हैं कि 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए वो अटैचमेंट नहीं होगा। और डिसोबीडियंस में या फिर ब्रीच कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो
उस केस में प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दिया जाएगा। ओके। और अगर मान लीजिए गलत तरीके से प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दिया गया है तो फिर पर्सन को कंपनसेशन